गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टेंस सबसे बड़ी भूमिका है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, सब में टेंस बहुत मायने रखता है। हमें लगता है कि टेंस आता है, लेकिन जब टेंस एक्सरसाइज आती है तो किसी की समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से गलतियाँ हैं। तो टेंस का मतलब ही होता है टेंशन दे देना सेंटेंसों में। तो आज हम लोग उस टेंशन को दूर करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ टेंशन हो जाता है। और टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। अब अगर पूछा जाए कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, तो टाइम और टेंस में अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं। टाइम इट शोज घंटा, मिनट, सेकंड, डे, मंथ, ईयर, ऑल दीज वर्ड्स शोज। बट टेंस शोज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये शो करता है। यही अंतर है कि ये घंटा मिनट शो करता है और ये 3 पार्ट करता है, प्रेजेंट की बात, पास्ट की बात और फ्यूचर की बात करता है। अब इसमें जैसे हुआ आवर की बात हुई, मिनट की बात हुई, डे हुआ, मंथ हुआ, ईयर हुआ, ये सब टाइम शो करता है। इट इज नॉट यूज ग्रामेटिकली बट इट इज यूज ग्रामेटिकली। मेन डिफरेंस बिटवीन इट शोज घंटा, मिनट, सेकेंड, डे, मंथ, ईयर, all these words shows, but tense shows present, past and future। ये 3 चीजों को शो करता है। अब हम लोग देखेंगे ये तीनों के अलग अलग पार्ट हैं। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट। तीनों पार्ट अलग अलग होते हैं और तीनों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज प्रेजेंट पढ़ेंगे, कल पास्ट पढ़ेंगे और थर्ड डे फ्यूचर पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में जो पार्ट आते हैं उनको हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट में कौन कौन से पार्ट हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये टेंस नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अभी आप कहेंगे देयर इज टेंस इन माई शोल्डर, तो यहां नहीं कि प्रेजेंट टेंस की बात हुई, पास्ट टेंस की। तो मेरे शोल्डर में अकड़न है, इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। यहां ये टेंस नाउन की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट हमारे हुए। कौन कौन, उनको देखते हैं। एक हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नुअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चार पार्ट हो गए, 1 2 3 4, इतना हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के ये चार पार्ट में पहली जो हमारी टाइटल लिखी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका सब अर्थ होगा। हम पहले इसके टाइटल को समझते हैं कि टाइटल क्या है। ऐसा नहीं कि कह दें कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि छाता है या कुत्ता है या माता है या पिता है, तो ता तो आया, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जा सकता है? नहीं, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि देयर इज नो एक्शन, और वेयर देयर इज नो एक्शन यू कांट से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टाइटल सोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, और टेंस का अर्थ होता है काल या समय। बता रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ हुआ जो टाइटल है कि वर्तमान समय में अनिश्चित कार्य का होना पाया जाए, वेयर देयर इज एक्शन। तो वर्तमान समय में अनिश्चित कार्य का होना पाया जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जब हम टाइटल किसी चीज को आप पढ़िए, यही नहीं कोई चीज पढ़िए, जब आप टाइटल को समझ लेंगे तो आपको अंदर जितनी भी चीजें लिखी होंगी समझ में आ जाएंगी। और टाइटल नहीं समझ में आएगा तो ऐसे ही पढ़ते रहें, कंसेप्चुअल मैटर आपका रेडी नहीं होगा। भाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बट यू डोंट नो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हाउ मे पॉसिबल टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर वाक्य अंत में ता है तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लेंगे, बट कंसेप्ट जब आपको आ जाएगा आपको लगेगा कि नहीं, अब ये होना है कि एक्शन होना है, हमें उसमें क्रिया होनी है, तब हमारा काम प्रेजेंट में होगा। और अनिश्चित होगा, वर्तमान में हो, अनिश्चित हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान देना है। पॉजिटिव में ध्यान देना है कि क्रिया की हम 2 फॉर्म देखते हैं कि क्रिया भाई 5 फॉर्म की होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कैसे होती है? जैसे हमने गो लिया, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ये 5 फॉर्म हो जाते हैं हमारे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है। हम फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहते हैं और फिफ्थ फॉर्म को हम ईएस फॉर्म कहते हैं। तो चाहे वर्ब की ईएस फॉर्म लगाएंगे
और चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम दो ही काम करेंगे, यस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं किया जाता है। अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। अब गो कब होगा, तो देखते हैं, जब कर्ता यदि हमारा बहुवचन में है तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि कर्ता हमारा एक वचन में है तो हम उसे ईएस फॉर्म लगा देते हैं। तो क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब यह देखना है कि जब हमें एक वचन बनाना हुआ तो क्रिया में यस या यस किस में लगेगा, किस में ईएस लगेगा। तो देखें कि यदि क्रिया के अंत में यस हो, यस एच हो, यक्स हो, सी एच हो, ओ हो, 1 2 3 4 5, यह यदि किसी क्रिया के अंत में है तो उस क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम उसमें केवल ईएस का प्रयोग करते हैं। चाहे भी देखें CH है, जैसे हम रीच करते हैं तो ईएस लगाते हैं, रीचेज होता है। आंख मूंद के आप अगर यह रूल मालूम है तो यस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं। इन पांचों को छोड़कर यदि क्रियाखंड में कोई भी शब्द आया है तो हम उसमें केवल यस का प्रयोग करते हैं एक वचन बनाने के लिए। और इसको हम इसमें जो 5 अक्षर आया है इसके लिए हम ईएस का प्रयोग करते हैं एक वचन बनाने के लिए। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब इज प्लूरल, दोनों का एग्रीमेंट होता है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट एक होगा तो क्रियाएं बहुत सारी हो जाएंगी। सब्जेक्ट एक तो क्रिया एक, सब्जेक्ट 2 3 4 तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाती है। ये हम समझ गए कि पॉजिटिव में हमें प्रेजेंट टेंस में यही काम करना है कि यस या यस का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ये चीजें हमें आ गया। ये हो गया पॉजिटिव की बात। अब नेगेटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव में हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती है एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस की बात। अब वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है और फिफ्थ फॉर्म भी हो सकती है कर्ता के अनुसार। ये अगर बहुवचन है, पीसीएन है, अगर ये पीसीएन है तो हम पीवी का प्रयोग करते हैं। अगर ये यूसीएन है या एससीएन है उसके साथ हम ईएसबी का प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मुलेट कर लीजिए। एक वचन करता तो ये, और ये बहुवचन करता तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब। यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इतनी चीजें हमारी पॉजिटिव में हो गई। पॉजिटिव सेंटेंस में ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव में चलते हैं। इससे ज़्यादा हमें टेंस की बात नहीं करनी है, हमें ग्रामेटिकली देखना है, हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि अब ये पॉजिटिव हो गया, अब नेगेटिव कैसे होता है। तो नेगेटिव में हम जानते हैं कि अगर बहुवचन करता है तो डू का, एक वचन करता है तो डज का। डू और डज का प्रयोग कर देते हैं। अब यही चीज हम नेगेटिव में जब करेंगे, डू और डज और फिर नॉट लगाते हैं, तो इसका फार्मूला हो गया नेगेटिव का
नेगेटिव का फार्मूला बन गया आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखिए कि नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा क्रिया आपकी फर्स्ट फॉर्म ही होगी, वहाँ ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंट्रोगेटिव की बात आई, इंट्रोगेटिव का फॉर्म होगा सब्जेक्ट। अब हम जो सहायक क्रिया हमारी है डू हो सकता है या डज हो सकता है कर्ता के अनुसार, तो डू एंड डज। आफ्टर दिस हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं एंड आफ्टर दिस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, और इसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही होगी, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा आफ्टर दिस सब्जेक्ट। अब फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव WH वर्ड की बात करते हैं अगर, तो WH वर्ड लगाते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर पॉजिटिव है इंट्रोगेटिव का तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, नेगेटिव है इंट्रोगेटिव का तो नॉट भी लगाएंगे, तो नॉट भी हो जाता है। नहीं है तो नॉट यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे फार्मूला हो गए। नेगेटिव का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का हो गया, ये WH वर्ड का हो गया। यही हमारा फार्मूला है कि डू डज का प्रयोग किया गया है तो हम कभी भी क्रिया की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में ही क्रिया रहती है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे नेगेटिव में नेवर का प्रयोग किया गया हो, कभी नहीं का, तो इनके साथ हम सहायक क्रिया का प्रयोग डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। पास्ट में डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब नेवर अपने में पर्याप्त होता है, इसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ तो इसके लिए हो जाएगा आई, मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ, तो हो गया आई। अब डू का प्रयोग नहीं होगा, डू नॉट नेवर, आई नेवर रीड, मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ। ये हो गया कि मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ। ये नेवर लगा, यहाँ आप कुछ नहीं हमें करना है, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है। और यदि एक वचन की अगर कोई ही है, सी है, नेवर लगा, तो यहाँ हम एक वचन की बात कर देते हैं, क्रिया में एस का प्रयोग लगा देते हैं। ये हो गया आपका पॉजिटिव की बात नेवर के साथ, निगेटिव में नेवर के साथ। एंड आफ्टर दिस देखते हैं जैसे WH वर्ड है, WH वर्ड में जैसे विच का प्रयोग हुआ, हु का प्रयोग हुआ, जैसे ऐसा कौन कहता है, लिया जाए, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है, बन गया। अब कौन की इंग्लिश हो गई। अब इसके साथ हमें देखेंगे कि भाई निगेटिव के लिए हम नॉट लगाते हैं। अब यहाँ सहायक क्रिया की बात है कि सहायक क्रिया होगी कि नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने देखा कि नहीं सहायक क्रिया का प्रयोग की गई, लेकिन हु के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव के पॉजिटिव सेंटेंस में हम सहायक क्रिया का प्रयोग डू डज या डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ तुरंत हम, और हु जो है हमेशा सिंगुलर होता है जब तक उसके साथ कोई सब्जेक्ट ना आए। तो हु सेज सो, ऐसा कौन कहता है।
अब इसमें एक वचन की क्रिया हो गई, वो एक वचन हुआ, हु से सो। इसमें सहायक क्रिया डू व डज का प्रयोग नहीं किया गया। यदि निगेटिव होता, ऐसा कौन नहीं कहता है, तब आप नॉट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम इन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम हु सेज सो, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। डू डज इज नॉट यूज्ड, इसके साथ हम प्रयोग नहीं करते। अब हम देखते हैं कि जैसे ये हो गया, अब पॉजिटिव का एक और हम लेते हैं, जैसे उसका निर्वाह बड़ी कठिनता से होता है। उसका निर्वाह बड़ी कठिनता से होता है, इसी को करना हो। उसका मतलब वह मतलब एक वचन, मतलब ही की बात आई। ही निर्वाह का मतलब रहना, एक वचन है। ही लिव्स, वो रहता है, मतलब उसका निर्वाह होता है। कैसी? बड़ी कठिनता से। फ्रॉम हैंड टू माउथ, ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, उसका निर्वाह बड़ी कठिनता से होता है। हैंड टू माउथ का अर्थ भी आता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा गया है एसएससी बैंक रेलवे में भी, कि हैंड टू माउथ मीन्स क्या होता है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से, बड़ी डिफिकल्टी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इसका प्रयोग एडिमेटिक किया जिससे कि आप मीनिंग भी जान जाइए कि हैंड टू माउथ का मतलब होता है बस हैंड और माउथ, इतना ही हमारे पास खर्चे का है, बाकी नहीं। इसलिए हैंड टू माउथ का अर्थ हो गया कि बड़ी कठिनाई से निर्वाचन करना। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें क्या क्या ध्यान देना है? एक तो पॉजिटिव में पहला काम ध्यान देना है कि हमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन करता है तो एक वचन की क्रिया होगी जिसको हम बनाते हैं यस या यस लगा करके। यस या यस किस में लगता है? तो ईएस किस में लगता है? ये 5 हैं जिनके साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं वचन बनाने के लिए, और यस का प्रयोग इन 5 शब्दों को छोड़ करके सबके साथ हम एक वचन बनाने के लिए यस का प्रयोग करते हैं। अब ये हो गया पॉजिटिव की बात। अब निगेटिव में हम लोग देखते हैं कि निगेटिव में कैसे होगा। तो निगेटिव में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं और नॉट लगाएंगे, तो डू डज एंड नॉट का प्रयोग हो जाता है। और जब निगेटिव आया तो निगेटिव से ये दिमाग में रख लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस में कभी भी हमें क्रिया की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल किया जाएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ईएस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि डू हुआ तो बहुवचन, डज हुआ तो ईएस ये खुद ले लेता है, क्रिया में हमें लगाने की जरूरत नहीं। ही डज नॉट गोज नहीं कहा जा सकता, ही डज नॉट गो ही कहा जाएगा, क्योंकि डज ने ईएस फॉर्म ले लिया है। तो ये हो गया हमारा निगेटिव में कि डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग। इंट्रोगेटिव में यदि हम क्या शब्द से स्टार्ट होता है कि क्या वह पढ़ता है, यदि कर्ता के पहले क्या शब्द आया है तो हम हमेशा ध्यान रखें कि हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं। यदि क्या शब्द उसी बीच में आ जाए, कर्ता के बाद आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। अभी कि वह लिख दे कि क्या वह पढ़ता है, और एक हो गया वह क्या पढ़ता है। दोनों में अंतर हो गया।
क्या वह पढ़ता है, अर्थात ये कर्ता के पहले क्या का शब्द आ जाए तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, और अगर ये कर्ता के बाद क्या आता है तो हम इसके इंग्लिश व्हाट लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, ये व्हाट के लिए है, क्या शब्द के लिए है, कब कैसे के लिए नहीं है। अब क्या वह पढ़ता है तो आप सीधे कह दिए कि डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। लेकिन वह क्या पढ़ता है तो आप कहेंगे कि डज, क्या वह पढ़ता है तो कहते कि वह पढ़ता है। अब वह पढ़ता है लेकिन क्या, इसका मतलब है जो चीज पढ़ता है उसको बताना होगा, रीजन देना होगा, अर्थात हम व्हाट लगाएंगे इसी में। वह क्या पढ़ता है, पढ़ता तो है लेकिन क्या पढ़ता है, ये हमारा व्हाट। तो व्हाट डज ही रीड का प्रयोग हो गया। डज ही रीड्स, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है, और वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड का अर्थ हो गया। और हम लोग आज समझ में आ गया होगा, हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। जिसको समझ में नहीं है कमेंट में लिखेगा। बेस्ट ऑफ लक, और इसे ध्यान से आप देखिएगा, हमें इतने पढ़ना है। और आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।